चलिए हम लोग जहाँ पिछले क्लास छोड़े थे वहीं से चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। मतलब ये हो गया कि उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना कहिए या आमुख कहिए, अंग्रेजी में प्रियम्बल कहिए, बात बराबर है। उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए, आमुख कहिए, प्रियम्बल कहिए, बात बराबर है। कोई भी कार्य के लिए उद्देश्य होता है। आप क्लास आ रहा है, इसका उद्देश्य है कि आपको नौकरी लेना है, तो संविधान का क्या उद्देश्य है उसी के लिए उद्देशिका बनाया गया है। क्यों इतना मोटा संविधान बना है, क्यों 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा के मेहनत किए लोग, तो उद्देश्य क्या है उसका, वही उद्देशिका है। ठीक है, देखिए संविधान का क्या उद्देश्य है। पहला उद्देशिका में पॉइंट है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी तीसरा अधिवेशन में जो उद्देशिका पेश किए थे, संविधान सभा के समक्ष क्या संविधान का उद्देश्य है प्रस्तुत किए थे, उसी को उद्देशिका मान लिया गया है। क्लियर, जो पेश किए वही उद्देशिका है। इन्हें इस संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। कई सर जी 42वां 1976 के आप कह रहे हैं, और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय जो पेश किए थे उस सेम टू सेम अपना लिया गया। बाद में उसमें एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां 1976। कहता प्रस्तावना में, आमुख में, प्रियम्बल में, उद्देशिका में अभी तक कितना बार संशोधन हुआ? एक बार। और कैवा संशोधन? 42वां कब हुआ? 1976 में। और 3 गो शब्द जोड़ा गया। कितना शब्द? 3 शब्द जोड़ा गया। कितना बार संशोधन? तो सबसे नवीन 42वां 1976 हो सकता है आगे हो, ये कौन जानता है। स्टार्टिंग में लोग कह रहे थे कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा, लेकिन बाद में होते होते तय हुआ कि संशोधन होगा। कई गो वाद हम लोग पढ़ेंगे उसके विषय में। ये पॉइंट क्लियर है ना एकदम। चलिए, क्या है प्रस्तावना? तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, माने संप्रभुत्व संपन्न, सबको एक समान। हम भारत के लोग सबको एक समान, संप्रभुत्व संपन्न माने सबको एक समान रहेगा एकदम, पूरा नागरिक, चाहे राष्ट्रपति के बेटा हो, चाहे रिक्शा चालक के संतान, सबको एक वैरायटी एकदम। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इतना ही शब्द आपको याद रखिएगा तो 2 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। कह दिया कि प्रस्तावना में निम्न शब्द क्रम बाई क्रम लिखा गया है, तो क्रम ऐसी है, माने पंथ निरपेक्ष किसको? धर्म निरपेक्ष कहिए। जहां राज्य का कोई भी राजकीय धर्म न हो वो राज्य पंथ निरपेक्ष कहलाता है। भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। सब धर्म को समान दृष्टि से सर्वधर्म संभव, पंथ निरपेक्ष है। कोई राजकीय धर्म है? जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म न हो और वो राज्य जो है धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस शब्द ऐसी है, पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, 5वां शब्द। मतलब सीक्वेंस बाई सीक्वेंस प्रस्तावना सजाने के लिए कहेगा तो समझ रहे हैं आप कैसे है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इतना तक आपको प्रस्तावना का लाइन कंपलसरी याद होना चाहिए। आगे सब जरूरी नहीं है, आगे पढ़ जाइए क्या है से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये क्रम जरूरी नहीं है कि किसके किसके बाद कौन है, लेकिन न्याय है कै गो? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य, उतना कंटिन्यू 5 है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। भारत के नागरिक को 3 प्रकार के न्याय मिलेगा। संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? तो 3 प्रकार का न्याय। आप जैसा कि देख ही रहे थे, समाजवादी देश रहेगा, पंथ निरपेक्ष रहेगा, लोकतंत्रात्मक रहेगा, माने लोगों का ही शासन होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जो अब्राहम लिंकन परिभाषा दिया वो लोकतंत्र का परिभाषा फॉलो करता है भारत।
ठीक है, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, इसीलिए संविधान बनाया जा रहा है। और क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगा। यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 3 और 2 5, 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय है। क्लियर। संविधान का उद्देश्य होगा विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म उपासना का, आपको स्वतंत्रता होगा। आप अपना कहीं भी विचार रख सकते हैं, कोई भी धर्म उपासना कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, इस स्वतंत्रता होगा आपको। इस संविधान आपको व्यवस्था करेगा, स्वतंत्रता देगा। क्लियर। इसीलिए संविधान ने इतना दिया, कहीं भी पुष्ट बोल लेते हैं, मोदी जी को गाली गलौज कर देते हैं कोई के दम। कारण यही है कि स्वतंत्रता है भाई, कहीं किसी को पर्सनल गाली देने का स्वतंत्रता है ना। अब सुना के थोड़े गाली देते हैं जाके, कोई मन में कितना गालियां देते हैं। आइए आगे, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता होगा। समानता 2 प्रकार के है, सबको प्रतिष्ठा समान मिलेगा, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे आम नागरिक हो, सबको प्रतिष्ठा समान है। कहीं तो विराट कोहली एयरपोर्ट पर जाता है तो फोटो खिंचवाता है सब, हम जाते तो कोई ना खिंचवाता है। वो सेलिब्रिटी है, उसके चाहने वाले लोग उतना है, वो लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। आपके भी चाहने वाले मामा भगने आ जाएंगे फोटो खिंचवाने। आपका 4 को चाहे वाला है, उसका 4 करोड़ चाहे वाला है ना। हाँ, तो लेकिन प्रतिष्ठा दोनों के बराबर, अवसर सबको समान मिला। विराट कोहली को भी क्रिकेट खेलने का अवसर मिला, कहीं हमको तो इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अवसर मिला था, आप वैसा करते। अवसर सबको, नौकरी फॉर्म आया, फॉर्म भरने का सबके लिए अवसर है, सब कोई फॉर्म अप्लाई करेगा, सबको एग्जाम देगा, कोई सबको में से कोई के सिलेक्शन होगा। मतलब अवसर सबके लिए लेके आया। कोई भी सरकार नियोजन वैकेंसी कुछ लाएगा तो अवसर का समानता होगा। यानी समानता कितने प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता होगा। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखेगा। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस पकड़ करके डायरेक्ट 2 थप्पी मार देगा। गरिमा है भाई, अपना भी गरिमा है, कहेगा ना लोग। चाबी चलते भर में गाड़ी की चाबी छीन लिया ना, अपना भी गरिमा है। आइए आगे, और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता माने एक प्रकार का है, बंधुता भाईचारा एक प्रकार का होगा। भाईचारा सबके लिए समान है, एक प्रकार का। देखिए, न्याय 3 प्रकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा एक प्रकार का होगा। इस संविधान का उद्देश्य, यही उद्देश्य से संविधान बना है, इसी उद्देश्य से संविधान बना है। चलिए आगे, इसी उद्देश्य से संविधान बनाया गया है। अलग बात है कि किसी के लिए अवसर कम हो जाता, किसी के लिए अवसर ज्यादा हो जाता। जैसे जो पैसा देगा 2,30,000 तो उसके लिए अवसर बढ़िया है, अभी जो नहीं देगा इस नहीं अवसर है तो हो गया, लेकिन अवसर सबके लिए था। अभी 2,30,000 रुपये दे के बन जाइए 30,000 बाकी रह जाएगा एकदम सब अपडेट है ना। अब उसको सेलिब्रिटी बना दिया लोग रोज इंटरव्यू लेने जा रहा, और जा के 1,000 रुपया भी देता, तब वो बेचारा कमाए वाला आदमी के बर्बाद कर रहा। आइए आगे, अच्छा यो जानते हैं आप ना। अगला पॉइंट देखिए, तो उतना लिखा और क्या लिखा, दृढ़ संकल्प होकर, माने दृढ़ संकल्प लेकर, माने इतना सब लिख करके और लिखा हुआ दृढ़ संकल्प होकर। आगे देखिए, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 सदद 2006 विक्रम संवत के अनुसार 26 नवंबर 1949 को 2000 विक्रम संवत हुआ। को एदत द्वारा, माने अपना मन से संविधान को, एदत माने अपना मन से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एदत द्वारा होश और हवास में अपना मन से किसी के दबाव में आकर नहीं संविधान को स्वीकार करते हैं, और सब कोई नीचे संविधान सभा का सदस्य अपना साइन कर दिया। तो संविधान सभा के सदस्य साइन किया, इसका मतलब है कि किसका प्रतिनिधि साइन किया, भारत के जनता का प्रतिनिधि साइन किया। इसीलिए हम भारत के लोग लिखा हुआ ऊपरे, हम भारत के लोग, सब नीचे तक आकर साइन किया, इसका मतलब सब भारत के लोग का सिग्नेचर है वहां। तो सब भारत के लोग को साइन करवाएंगे तो कॉपी भर जाएगा ना। तो संविधान सभा के सदस्य लोग साइन किया, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि था संविधान सभा का सदस्य, है समझ में। तो प्रस्तावना इंडिकेट करता है कि भारत में सर्वोपरि
सर्वोच्च शक्ति का स्रोत जनता ही है, तब है ना जनता के हम भारत के लोग लिखा हुआ है। चलिए पॉइंट क्लियर है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? पहली बार अमेरिका में ही ऐसा उद्देशिका दिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे आ जाइए। प्रस्तावना की मुख्य बातें लिख रहा, मुख्य बात है प्रस्तावना के, क्या है मुख्य बात से देखिए। प्रस्तावना की मुख्य बातें में हेडिंग होगा प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहते हैं। एक लाइन में संविधान का कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। और इतना ही नहीं, संविधान का आत्मा भी कहते हैं। आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा प्रस्तावना। अब कहिए कि अनुच्छेद 32 सर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को, न तो ऐसे ना कि संविधान का आत्मा कहते हैं 32, नहीं, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। स्टार्टिंग में कहा ना कि प्रस्तावना तो संविधान का जैसी पलटिएगा शुरू में है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। संशोधन नहीं करने दे रहा था लोग, माने संसद में चल रहा था वाद विवाद, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मैटर चल रहा था, होते हुए भी स्टार्टिंग में माना कि संविधान का अंग नहीं है, बाद में आगे चल करके होगा कि है। इसलिए ई वाला आप नहीं टिक लगाइए, क्योंकि आगे चल करके जब हो ही जाएगा तो। आप देखिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्ति, जितना संविधान में पावर है, संविधान को जितना संविधान कहता है, जितना पावर है, का स्रोत कौन है? केंद्र बिंदु या स्रोत भारत के लोग है। हम भारत के लोग लिखा है, इतना बतिया हम भारत के लोग। भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना रहे हैं, ये भारत के लोग ऊपर लिख के इंडिकेट कर दिया कि भारत के लोग इतना पावर दिया संविधान को। भारत के लोग ही तो चुन करके 10 लाख आबादी पर एगो भेजा था संविधान सभा सदस्य को। क्लियर है? प्रस्तावना में लिखित शब्द यह था, हम भारत के लोग डॉट डॉट, वही सेम वही वाला, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, है ना, इस संविधान को अंगीकृत माने अपनाते हैं, अधिनियमित मानते हैं, आत्मर्पित स्वीकार करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रभुता का उद्घोषणा करता है। माने हम भारत के लोग शुरुआत में लिखा हुआ है और लास्ट में है कि अंगीकृत करते, अधिनियमित करते, आत्मर्पित करते, स्वीकार करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि भारत के लोग इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि भारत के लोगे का ना आदमी गया था। आप किसी को थाना में भेजिएगा कि जाओ ना तनी मोटरसाइकिल छोड़वा दो, तो इसका मतलब कि आप हैं वहां, आपका प्रतिनिधि है वो जो कहेगा वो स्वीकार किए हैं आप, नहीं तो बाद में कहिए कि ना वो छोड़ा के लिए हम नहीं जानते हैं, ऐसे कहिएगा नहीं, तो स्वीकार किए हैं आप। उसी प्रकार से यहाँ अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं, मैंने भारत के लोग ये बात स्वीकार किया, भारत के संविधान सभा के सदस्य किया, इसका मतलब भारत के लोग किया, क्योंकि भारत के लोग का ही तो प्रतिनिधि था। नहीं समझे? चलिए आगे आ जाइए। स्पष्ट है ना? नहीं बुझाएगा तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा, ना तो फिर हम पूछेंगे तो मत कहिएगा। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए मैटर क्या करना है से, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मैंने न्यायालय में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कब कहा गया था? यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल मैटर 1957 में घोषित किया गया था। शुरुआत में कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। यूनियन मदन गोपाल मैटर याद रखना, 1957 में कहा कि प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना अगर कोई मान के चलिए नहीं मानता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं, कहा था शुरुआत में। तो यह वाला पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है। मदन गोपाल मैटर वाद कब आया? 1957। मदन गोपाल वाद के अनुसार प्रस्तावना को परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट देख लीजिए, बेरुबारी यूनियनवाद कब मैटर आया? सर्वोच्च न्यायालय एगो डिसीजन दिया, निर्णय दिया। क्या डिसीजन दिया? कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, माने जहां संविधान कुछ नहीं कह रहा है, मान के किसी को मार दिया 2 फैट, ओकरा पे संविधान में कोई प्रावधान नहीं कि क्या होगा। आप कोई लड़का के मार दिया 2 फैट, संविधान में का कोई प्रावधान नहीं कि 2 फैट मारने पर क्या होगा, कोई प्रावधान नहीं है, तो वहां क्या कुछ नहीं होगा। देखिए क्या हुआ होगा से,
संदिग्ध हो तो वहां प्रस्तावना विधि निर्वाचन सहायता करेगा, वहां प्रस्तावना के अनुसार दंड निर्धारित होगा। मान के चलिए कोई मार दिया किसी को 2 फैट, संविधान में उसका कुछ नहीं है कि 2 फैट मारने पर क्या होगा, तो फिर क्या निर्दोष हो जाएगा? नहीं, उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन प्रस्तावना के हिसाब से, प्रस्तावना के हिसाब से देख रेख में वैसा व्यवधान किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा कि हाँ क्या होना चाहिए। जहां कुछ नहीं, संविधान साइलेंट है, संविधान में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो वहां प्रस्तावना के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। है समझ में? कि ताकि समाजवादी बना रहे, भाईचारा बना रहे, लोकतांत्रिक बना रहे, मतलब प्रस्तावना के हिसाब से डिसाइड होगा। कब? जहां पर संविधान साइलेंट होगा तब। है समझ में? आइए आगे आगे देख लीजिए। बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय कहा था ना कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं है, कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग, इसलिए विधायिका माने संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। कहा था विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। कौन वाद में? बेरुवारीवाद में। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम मैटर कब आया? केरल राज्यवाद 1973 में मैटर आया। केस पर केस चल रहा है, प्रस्तावना संविधान का अंग माना, संविधान का अंग है, मानना पड़ गया क्योंकि विवाद हो गया। जैसी बेरुबारी में कहा ना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकता विधायिका संसद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मैटर उछल गया। कहा कि तो कह दिए कि प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं तो काहे संविधान साथे रख लें, अगर फाड़ के अलग रख दिए, प्रस्तावना जब संविधान का अंग नहीं है तो अलग कर दीजिए। तो हुआ कि भाई केरल राज्य में मैटर गया तो फिर माना कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो देखिए संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका माने संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है। बेरुबारी में संशोधन नहीं, संविधान का अंग नहीं। केशवानंद भारतीवाद में कर सकती है, संविधान का अंग है, संशोधन कौन कर सकती है? अब वर्तमान में संशोधन हो सकता है, हाँ, क्योंकि 42/1976 में इसी के मद्देनजर रख के न हुआ। बेरुवारी मैटर कब आया? 1960। केशवानंद भारती कब आया? 1973। केशवानंद भारती कब आया? अब मदन गोपाल मैटर कब आया था? 1957। मदन गोपाल कब आया था? 1957। अब बेरुबारी कब आया? 1960। और केशवानंद भारती कब आया? 73। अच्छा, मदन गोपाल मैटर क्या था 1957? क्या था वो? अभी तुरंत पढ़े ना। मदन गोपाल मैटर 1957 में क्या था? हाँ, 1957 मदन गोपाल में था कि प्रस्तावना की यदि कोई नहीं मानता है, भाईचारा नहीं बनाए रखता है, एकता नहीं बना के रखता है, कोई अवहेलना करता प्रस्तावना को, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आपको न्यायालय वहां परिवर्तित कुछ नहीं करेगा। समझ में? वो मदन गोपाल मैटर 57 में था कि अगर प्रस्तावना का कोई नागरिक नहीं मानता है, अवहेलना करता है, तो न्यायालय में दंडित नहीं किया जाएगा। मन है तो एकता बना के रखिए, ना तो मुंह फुला फुली कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है। ना होता है कट्टी साज के बाद खत्म, नंबर ब्लॉक खत्म, तो न्यायालय में जाएंगे। अगर प्रस्तावना के भाईचारा, समाजवादी, पद निरपेक्ष कोई नहीं बना के रखना चाहता है, अब मान के चलिए मन है तो सब धर्म को मानिए, नहीं माने तो मत मानिए, तो आप न्यायालय में इस मैटर को आप नहीं ले जा सकते हैं। न्यायालय उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देगा। क्लियर है? मदन गोपाल 1957 कहा था और बेरुबारी 1960 क्या कहा था? कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। 1973 केशवानंद केरल राज्य क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद इसमें संशोधन कर सकती है। क्या अभी संशोधन संसद कर सकती है? हाँ कर सकती है। और सबसे लेटेस्ट संशोधन कब किया है? 42/1976। कितना बार किया है? एक ही बार किया। कितना शब्द जोड़ा है? 3 गो शब्द जोड़ा है। आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट देख लीजिए क्या क्या कह रहा है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय? कहा कि प्रस्तावना में संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन नकारात्मक नहीं कर सकती है। मतलब मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
इसमें जोड़ा तो जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। 3 गो शब्द जोड़ तो सकते हैं लेकिन 3 गो हटा नहीं सकते हैं। वही केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे देख लीजिए, संसद विधान संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्ट है कि संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार होगा और जोड़ सकता है, मजबूतीकरण होगा, लेकिन हटा नहीं सकता। क्लियर पॉइंट? कौन बाद में कहा? केशवानंद भारती बाद में। कौन? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही आया है। ठीक है, आइए आगे। अब 42वां संशोधन, 42वां अधिनियम संशोधन कब? 1900। इसमें समाजवादी एगो, पंथ निरपेक्ष दूगो, राष्ट्र की अखंडता 3 गो शब्द जोड़ा गया। समझ में आया? 42वां 1976 में कितने शब्द जुड़े? 3। कौन कौन और कौन? समाजवादी शब्द जोड़ा गया। पद निरपेक्ष इशू कहीं धर्म निरपेक्ष भी लिखेगा, बात बराबर है। सेकुलर धर्म निरपेक्ष एक बात है। और राष्ट्र की अखंडता 3 गो शब्द जोड़ा गया। और सीक्वेंस यही रहेगा, जहां भी रहेगा ये पहले होगा, ये पहले होगा, इसे नहीं हो सकता। यह लाइन बाई लाइन शब्द बाई शब्द लिखा हुआ। शुरुआत में पढ़े हैं प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत के एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़े हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको याद रखना कि कौन शब्द किसके बाद है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन 5? विचार की स्वतंत्रता, विचार, अपना विचार रख सकते हैं आप। अभिव्यक्ति, अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, धर्म, उपासना, कोई भी धर्म मानिए, उपासना करिए, इससे कोई प्रतिबंध नहीं है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर, दोनों समानता है, उल्लेख किया गया। एगो भाईचारा अपना मन से जान जाइए। भाईचारा कितने प्रकार के? 1 प्रकार के। बंधुता, भाईचारा 1 प्रकार के। सब के लिए एक ही प्रकार है भाईचारा, बंधुता। आगे आ जाइए, क्या कहता है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। व्यापक, बड़ा, विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान से बड़ा दुनिया का कोई लिखित संविधान। भारत का संविधान इतना बड़ा होने का कारण हो गया कि केंद्र, राज्य, संघ, राज्य के लिए अलग अलग अनुच्छेद है, अलग अलग व्यवस्था है, इसलिए इतना बड़ा विस्तृत हो गया। दुनिया में सबसे पहले संविधान की परिकल्पना ब्रिटेन किया था, जो अलिखित संविधान था। ब्रिटेन का संविधान आज भी लिखित नहीं है। अलिखित संविधान में कंठस्थ होता था, याद होता था। उस समय अलिखित एक चल रहा था। पहली बार 1215 में ब्रिटेन के राजा को कहा गया, पब्लिक सब मजबूर कर दिया कि आप राजा किस बात के राजा हैं? तो कि हम राजा इस बात के कि आपको अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, इस बात का राजा है। तो पहली बार पब्लिक को अधिकार राजा दिया तो हम मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कर दिया। तो जहां जहां विशेष अधिकार मिलता है मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रिटेन का दुनिया में पहली बार संविधान शुरुआत हुआ जो अलिखित था। लिखित संविधान बनाने की शुरुआत फ्रांस किया था, लेकिन बना नहीं पाया। उससे पहले ही लिखित संविधान कौन बना दिया? अमेरिका। क्योंकि दुनिया में पहली बार लिखित संविधान कौन बनाया? अमेरिका। लिखित संविधान का कल्पना कौन किया था? फ्रांस। और अलिखित संविधान पहले कौन बनाया? ब्रिटेन। अलिखित संविधान माने कि कोई धारा आईपीसी सब लिखा नहीं है तो क्या कानून नहीं है? है। जैसे याद करिए, हनुमान जी को पकड़ करके मेघनाथ लेके रावण के सामने ला देता है। अच्छा उछे के तो टंगड़ी फाड़ के फेंक देता है, लेकिन रावण के सामने ला देता है हनुमान जी को पकड़ करके। अच्छा है मेघनाथ, अच्छा नहीं मेघनाथ लगा, इंद्रजीत पकड़ के लाया था। और उसके बाद जो है कि हनुमान जी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र हमको बांध नहीं सकता, हम अपना मन से बंद करके स्वीकार किए, आना स्वीकार किए हैं। तो रावण कहता है कि तुमको मूर्ख पता नहीं है कि हमारे यहाँ चोरों को मृत्यु दंड दिया जाता है? लिखल देखे आईपीसी धारा 307 के तहत फांसी दिया जाता है ना, ना अलिखित है वहां। तो हनुमान जी कहते हैं कि तब हमको लगा कि यहाँ चोरों को पारितोषित किया जाता होगा, पुरस्कार दिया जाता होगा। जिस राज्य का, जिस देश का राजा ही इतना बड़ा चोर हो, हाँ, श्री राम के आभार्या सीता को चोहरण करके लाया हो, उसको वहां तो पुरस्कार मिलना चाहिए था। इसीलिए हम समझ रहे थे पुरस्कार मिलेगा।
मतलब ये हो गया कि लिखित है वो सब नहीं है, लिखित नहीं है तो अलिखित संविधान है, लेकिन है ना संविधान। उसी प्रकार से यहाँ दुनिया में ब्रिटेन अलिखित संविधान बनाया था, है ना। अलिखित संविधान सबको पब्लिक को एकदम कंफर्म है। लिखित संविधान कहीं कहीं हानि भी है। अगर भारत में अलिखित संविधान रहता सबको कंफर्म रहता कि भाई कोई नहीं चाबी छीन सकता है, कोई गाली नहीं दे सकता, क्या बोल सकता है, ऐसे तो वकील की मदद लेना पड़ेगा, क्या कहे जी। और लिखित रहता सबको याद रहता, कंफर्म रहता, बचपने से संविधान पढ़ाया जाता, ये है वो है देश दैट सब सीख लेता। नहीं, अब बहुते को पता नहीं कि मेरा अधिकार क्या क्या है, मेरा कर्तव्य क्या क्या है, नहीं पता रहता है तो गड़बड़ा जाता है। लिखित इसीलिए ना नहीं पता है, अलिखित रहता तो शुरू से बतावल जाता, पापा मामा मौसी कह जैसे कहला सिखावल जाता वैसे संविधान में बतावल जाता। नहीं तो सबसे पहले लिखित संविधान बनाया अमेरिका, और दुनिया सबसे बड़ा संविधान किसका है, लिखित में। आगे देख लीजिए, यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। इसका मतलब ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा, ना तो कठोर है ना तो लचीला है। ये गलत है, क्योंकि ना तो कठोर माने कठोर नहीं है, ना तो लचीला माने लचीला नहीं है, ऐसे है। अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। अंशतः कठोर इस बात से है कि संविधान में अगर एगो लाइन भी बदलना हो तो पूरा संसद मिल करके, पूरा विधानमंडल मिल करके, आधा या आधा से अधिक राज्य का विधानसभा मिलेगा, आधा या आधा से अधिक राज्य का विधानसभा और संसद सब कोई विशेष बहुमत से पारित करेगा, तब जाके संशोधन हो सकता है। इस बात को इंडिकेट करता है कि बहुत कठोर है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संशोधन करना होगा, अगर केंद्र और राज्य के बीच पावर कम बेसी करना होगा तो अकेले संसद नहीं कर सकती है। यानी संसद का विशेष बहुमत और आधा या आधा से अधिक राज्य, समझ सकते हैं कि विधानमंडल का सहयोग होगा, सहमत होगा विशेष बहुमत, तब संशोधन हो सकता। इसका मतलब कि कठोर है अंशतः। और लचीला इस बात का है कि संसद बिहार का नाम बाहर कर देगा, नाम में परिवर्तन करने के लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत, साधारण बहुमत पेश करके बिहार का नाम बाहर कर दिया जाए, है ना। तो अंशतः लचीला भी है, अंशतः कठोर भी है। समझ आया। आगे देख लीजिए, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। शुरुआत परिकल्पना किया, सोचा ना फ्रांस कम से कम इस बात को। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है, कहां से लिया गया, फ्रांस की राजक्रांति से लिया गया। पॉइंट क्लियर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है, ना गीता बड़ा ना कुरान, सबसे बड़ा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। सबसे परि सर्वोपरि कौन है, भारत का संविधान। अपना प्राधिकार, इतना जो अधिकार है, इतना पावर है, भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत की जनता ही सर्वोपरि है संविधान के अकॉर्डिंग, है ना। आगे आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है, वह ऐसा अधिनियम है जो इसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। यानी सबसे अधिक भारतीय संविधान पर यदि प्रभाव डाला है तो 1935 का डाला है। इसलिए भारतीय संविधान के अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट कहते हैं। किसको, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया। यानी संघीय शब्द का कहीं चर्चा, भारत राज्यों का संघ है कहा गया, संघीय नहीं है। संघवाद की विशेषता लिया गया कनाडा से है, संघवाद है, लेकिन संघीय शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं कहा गया। भारत राज्यों का संघ होगा कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। अनुच्छेद 1 में ही बात कहता। क्लियर है। कैसे सर जी, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का समूह है, दोनों तो एक ही बात हुआ। दोनों एक ही बात हुआ का नहीं। आपका गांव में एगो कमेटी गठित हुआ है, नवयुवक मंगल दल। नवयुवक मंगल दल कमेटी में सब लोग शामिल होने के लिए 5-5 हजार रुपए चंदा दिए हैं, तब नवयुवक मंगल दल के सबको सदस्य मिला है। वो नवयुवक मंगल दल का काम है रामनवमी में पानी पिलाना, दलमोट बिस्कुट खिलाना। नवयुवक मंगल दल का काम है हर एक साल नाटक खेलना, छठ में छठ घाट पर व्यवस्था करना, अपना प्रचार प्रसार करना। ओकरे हाथ जोड़े अध्यक्ष रहेंगे, टीकाकरण करवाएंगे, धीरे धीरे बड़का नेता बनेंगे। ओकर जो अध्यक्ष, ओकरा मीटिंग में कमेटी में 5-5 हजार दे के जो निकलेगा ओकरा 5 हजार रुपया नहीं मिलेगा, कंडीशन है। जो शामिल हो गया निकलेगा तो पैसा। तो संघ में से निकलने का
जुड़ने का कंडीशन है। ना युवक मंगल दल में 5 साल के बच्चा को नहीं जोड़ सकते हैं आप। कंडीशन है, टर्म है कि 5 साल का बच्चा नहीं जुटेगा, 10 साल का बच्चा नहीं जुटेगा, 18 साल वाला जुटेगा। बहुत सारा तौर तरीका आपका कंडीशन है। संघ में, यूनियन में और समूह में अंतर होता। संघ में से आप निकल नहीं सकते हैं अपना मन से, निकलेंगे तो सब टर्म कंडीशन जो है फुलफिल करके निकलिए। अगर मान के चलिए मुकेश अंबानी की पत्नी छोड़ेगी, दोनों संघ हैं, लिखा रहता है मुकेश अंबानी संघ, अनिता अंबानी संघ, माने संघ और संघ एक है, समझिए। अगर निकलेंगे छोटा छोटी होगा, टर्म कंडीशन होगा कि आपको आधा प्रॉपर्टी दे देना होगा, आधा प्रॉपर्टी दे देना होगा। और मन करेंगे तो निकलेंगे, ना तो नहीं निकलेंगे। संघ का कंडीशन है, लेकिन समूह का कोई कंडीशन नहीं होता। स्टडी पॉइंट पटना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मन है तो निकल जाइए, कोई कंडीशन है? तो समूह है, ग्रुप है, कोई कंडीशन नहीं होता। तो भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब भारत से निकलने का कोई बिहार निकल जाएगा है पवार? तो संघ में से कोई निकल नहीं सकता। टर्म कंडीशन है बहुत सारा, लेकिन समूह रहता तो जब मन तब लीव कर गए, निकल गए। अलगे व्हाट्सएप ग्रुप अलगे बना ली, उधर में से नंबर 1 निकाल के जा, हो जाता ना। हाँ, तो संघ में कंडीशन होता, समूह में कोई कंडीशन। तो भारत राज्यों का संघ है, इसलिए समूह कभी नहीं आंसर करिएगा। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत का संविधान अनेक देशों से बहुत कुछ कंटेंट लिया है, जहां अच्छा लगा वो ले लिया है। देखिए, कारण कि भारत पहला ही कहता है, हनुमान जी रावण को कहे थे, जब कहे कि तुमको पता नहीं है मूर्ख, हम बाली को 6 महीना तक दबेले रह गए थे। ये बात तुमको नहीं पता है? दुनिया के देव हो चाहे असुर हो, सब कोई हमसे डरता है इस बात से, तुमको पता नहीं है? हम शंकर भगवान से इतना वरदान लिए, ही दिस दैट। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर हम उस समय शंकर भगवान होते तो यही वरदान देते कि हमारे इस दिया गया शक्ति का दुरुपयोग प्रयोग नहीं करना, गलत जगह पर प्रयोग नहीं करना। तो उसके बाद रावण कहता है कि अब ये बानर शिक्षा देगा राक्षस कुल के, अभी ये आ गया है ना। तो कहता है शिक्षा कहीं से भी हो ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यह शिक्षा कहीं से भी बढ़िया बात हो ले लेना चाहिए। पहले ही से भारत ऐसा सोचता है। हनुमान जी पहले ही ना कह दिए थे शिक्षा कहीं से भी अच्छा ग्रहण कर लेना चाहिए, तो ग्रहण कर लिया है भारत दूसरों जगह से। आइए देखिए, यहाँ भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्या लिया? प्रस्तावना लिया। प्रस्तावना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना में कोई झंझट नहीं है। अब मौलिक अधिकार लिया गया, हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, समझना कि मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया। न्यायिक पुनर्वलोकन हम लोग पढ़ लेंगे, आगे पढ़ना है न्यायिक पुनर्वलोकन कि अगर कोई संसद कानून बनाता है और संविधान का अकॉर्डिंग नहीं है तो न्यायपालिका बनाया गया कानून को समाप्त कर देगा। अगर संसद कानून बना दिया, हम तो हमारे 20 कानून बना दिया अगर संसद, न्यायपालिका को लगा रही तो भारत में जनसंख्या कर देगा जी, बनाया गया कानून को निरस्त कर देगा। ठीक है, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाता जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगा, समाप्त करेगा, संशोधन कराएगा, हटा देगा। इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता, न कितना बड़ा ना कुरान, सबसे बड़ा संविधान कहां से? सर्वोपरि संविधान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कोई से पूछ के डिसीजन नहीं देगा, स्वतंत्र रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछ के डिसीजन देगा नहीं। कहां से? निर्वाचित राष्ट्रपति। कहां से? और राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाने का प्रक्रिया है महाभियोग। कहां से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति कहां से? और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का विधि कहां से? प्रार्थना पत्र के द्वारा हटाया जाता अमेरिका से। वित्तीय आपात, कानून का समान संरक्षण की अवधारणा कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। संसदनात्मक शासन प्रणाली माने संसद, कहां से? एकल नागरिकता, कहां से? संसद समझ रहे हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद। ब्रिटेन से एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है भारत एकल नागरिकता अपनाता है, माने इंडियन, खाली इंडियन, चाहे जम्मू कश्मीर में रहे चाहे बिहार में रहे, इंडियन। ऐसा नहीं कि एगो इंडियन एगो बिहारी ना, इंडियन माने इंडियन, एकल नागरिकता, एक वैरायटी। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, दोहरी नागरिकता है। एगो अमेरिका अमेरिकन, एगो अमेरिका के राज्य के नागरिकता, वहाँ दो नागरिकता मिलेगा। भारत में दो, एगो बिहार के एगो भारत के ना। तो एकल नागरिकता अपनाया। विधि निर्माण प्रक्रिया, नियम कानून बनाने का प्रक्रिया, विधि का शासन। देखो बहुत महत्वपूर्ण, बीपीएससी पूछा है, विधि का शासन कहां से? कानून के विधि का शासन होगा। संसद का विशेषाधिकार कहां से लिया गया?
तो ये संसद का जो मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, संसद का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये मंत्रिमंडल वाला कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनवाद, वही लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समता समानता, माने सबके लिए कानून एक समान, कहां से? ब्रिटेन से। जो पढ़े उतना आप टिक लगा लेना। आगे आयरलैंड से देख लीजिए क्या क्या लिया ऐसे। आयरलैंड से पहला पॉइंट डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया? डीपीएसपी, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी में क्या है? तो लोक कल्याणकारी कार्य। भारत में जितना भी नरेगा मनरेगा लोक कल्याणकारी काम होगा वो राज्य का निषेक तत्व में होता है। पंचायती सब एकरे में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, देखिए निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका से, लेकिन निर्वाचक मंडल कहां से? राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचक मंडल बनाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बनाएंगे। कहां से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से प्रेक्षित व्यक्तियों का मनोनयन, माने राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 गो व्यक्ति का इलेक्शन सिलेक्ट करता है। साहित्य से, कला, विज्ञान, पत्रकारिता, खेल, सिनेमा जगत, देश के लिए कोई अच्छा योगदान दिया, वैसे व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करता है, सिलेक्ट करता है। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आगे देख लिया ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रधान कहां से? कहां से? कई समवर्ती, प्रस्तावना का भाषा तो समझ रहे सर। समवर्ती सूची माने जैसे जाएंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का चर्चा किया गया। संघ सूची में संसद कानून बनाती है विषय पर, और राज सूची के विषय पर राज्य विधायिका कानून बनाती है। विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। अगर एक के विषय पर विधानमंडल भी कानून बना दिया, संसद भी बना दिया, तो संसद का बनाया कानून वैल्यू रहेगा, विधानमंडल का समाप्त हो जाएगा। वो समवर्ती सूची वो कहां से लिया गया? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संबंध का बंटवारा कहां से? वही केंद्र को कौन कौन पावर है, राज्य को कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, अगर कोई संयुक्त बैठक कहां से लिया गया? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। संयुक्त अधिवेशन 108 में है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों असहमत हो जाए, चाहे लोकसभा सहमत हो जाए, राज्यसभा असहमत हो जाए, या लोकसभा पारित किया, राज्यसभा 6 महीना से ज्यादा समय ले ले, तो 3 कंडीशन में दोनों को एक ही बार बैठक बुलाया जाएगा, जिसको संयुक्त अधिवेशन कहेंगे। उसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ही मोटा मोटी आपको समझना है कि कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। आगे देख लीजिए, पढ़ेंगे उतना ही। जर्मनी से आ जाइए। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्ति, जब देश में आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित करेगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके मौलिक अधिकार आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 12 से लेकर 35 तक है, तो 12 से 35 तक में से 20 से 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति समस्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर देगा, प्रतिबंध लगा देगा। कहां से लिया गया? जर्मनी से। कनाडा से देखिए, संघात्मक विशेषताएं। कहीं कि सर अभी आप तो कहते हैं कि संघीय शब्द का कहीं है ही नहीं, तो संघात्मक है, संघीय थोड़े है। संघवाद, संघात्मक कहां से लिया गया? कनाडा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे संघवाद क्या है। संघवाद बता रहे हैं मोटा मोटी क्या है से, जहां सरकार का 2 कम से कम इकाई हो, 2 मिल के सरकार कम से कम शासन करे, उसको कहते हैं संघवाद या संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघ सरकार, राज्य सरकार 2 मिल के शासन कर रहा, इसलिए भारत बेहतरीन संघवाद का उदाहरण है। इतना ही नहीं, भारत में पंचायती राज, नगर पालिका यानी 2 गो सरकार ना 3 गो 4 गो सरकार मिलकर शासन कर रहा, इसलिए भारत से बेहतर संघवाद का उदाहरण कैसे कोई हो सकता है? समझ में आया? तो ये व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये कहां से? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संघ सूची पर संसद बनाएगी, राज्य सूची पर विधानमंडल कानून बनाएगी, और समवर्ती पर दोनों कानून बनाएगा, लेकिन विवाद होगा तो संसद का वैल्यू दिया जाएगा। ये तीनों सूची पर कानून बनाने का तो अधिकार समझ गए, लेकिन अगर तीनों सूची के अलावा कोई नया विषय आ जाए तो उसको अवशिष्ट विधायी शक्ति कहेंगे, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। क्लियर? जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड, न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती में नया कोई विषय आ गया, कानून कौन बनाएगा? संसद। उसी को क्या कहेंगे नया विषय को? अवशिष्ट शक्तियां। क्लियर? राज्यपाल का नियुक्ति कहां से? कनाडा से।
राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, कनाडा से लिया व्यवस्था। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, कहीं कभी तुरंत पढ़े थे सर ऑस्ट्रेलिया से शक्ति का विभाजन, फिर यहाँ कह रहे हैं दोनों एक बदिया, कैसे कैसे कह रहे हैं? आपको ऑस्ट्रेलिया आंसर करना, कनाडा आंसर नहीं करना। ई परिप्रेक्ष्य में है कि संघ और राज्य दो मिल के जहाँ शासन करे, संघवाद है, वो परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन आपको आंसर करना है क्या? ऑस्ट्रेलिया। इसको नहीं करिए, ऑस्ट्रेलिया करिए, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिए। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायालय निर्णय होगा, माने सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श का अधिकार है ना। जैसे राष्ट्रपति से परामर्श लेता सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत, कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तनी मनी हाँ हूं बोलते चलिए। दक्षिण अफ्रीका आ जाइए, और कोई वीडियो 2x करके ना देखिएगा ना, तो 2x में पता नहीं चलेगा क्या बोले हैं, 1x से लगता है कि 2x है। देखिए दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया? माने संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होगा, एक साधारण संशोधन, एक संसद का विशेष बहुमत से संशोधन, और एक संसद का विशेष बहुमत प्लस आधा या आधा से अधिक राज्य के सहयोग से संशोधन। तो 3 प्रकार के संशोधन, लेकिन संशोधन का संशोधन का प्रक्रिया कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधायक लोग करते हैं ना, खाली विधायक के लोग, और कौन? विधानमंडल ना, विधायक लोग, विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता, विधानसभा देता है। और 12 गो सदस्यों का मनन कौन करेगा? राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनन करता है। तो कहां से लिया गया? कहां से? राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से। रे भाई, खाली 12 गो सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करता वो है आयरलैंड से, लेकिन राज्यसभा के सदस्य को जो विधायक लोग, हम लोग विधायक को वोट देते, विधायक लोग उनको वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, वो लिया गया अफ्रीका से। और उससे मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? हम लोग चर्चा करेंगे कि मौलिक कर्तव्य 11 गो कौन कौन है, क्या है हमारा मूल कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि माता पिता गुरु का आदर करें? नहीं, संस्कार है, कर्तव्य नहीं है, इसीलिए फंसाएगा ये ऑप्शन देके। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये संस्कार है ना। संस्कार कै गो है? 16 गो संस्कार है, 16 में यो संस्कार है, अंतिम है 16, अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। और कोई हो संस्कार चाहे ना हो, अंतिम संस्कार जरूर होगा, ठीक से एकदम। आइए आगे। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? और फ्रांस से देखिए, पढ़े आप, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, कहां से? प्रस्तावना से, माने प्रस्तावना में लिया गया फ्रांस से। नोट, भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत रहा, जैसे बहुत सारा अधिनियम से लिया गया, अनेक विदेशी स्रोत रहा, बहुत देश से देखबे कि एक लिया गया, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद या तो सेम टू सेम 1935 से ले लिए, न तो थोड़ा सा परिवर्तन करके लिए, लेकिन ले लिए। तो समझिए ना, 395 में 250 अनुच्छेद प्रभाव डाला 1935। तो भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी, ब्लूप्रिंट किसको कहेंगे? 1935 को। आगे आ जाइए, भारतीय संविधान की सूची, भारतीय संविधान के सूची में आ जाइए। ये आप कसम खा लीजिए कि जब तक याद नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे क्लास से, चाहे कयो बच जाए। कसम खाइए, याद कर लिया। कहिए किसका कसम खाए? देख रहे हैं ना, जो ना आपका वगैरह खाइएगा, दूसरा का ही खाइएगा। आगे देखे ना, उसे मत करिएगा। विद्या के छोड़ के बाकी कोई के मान लीजिए, ओकरे कसम खा लीजिए। आगे देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान की अनुसूची है ना, आगे देख लीजिए कितना लोग की आदत रहता है कुछ में कहे कसम कसम कसम, कुछ में तुरंत कह देगा कसम, बहुत ही आदत रहता है। हाँ, और कितना तो रहेगा माई कसम, तुरंत कह देगा माई कसम, तुरंत फटाफट कह देगा। आगे आ जाइए, गलतियों रहेगा तब वो। हाँ, आगे देख लिया, मैक्सिमम गलती में कसम खाता है लोग। सही रहेगा तो कसम ना खाएगा, मैं गलती में कसम खाएगा ज्यादा। भारतीय संविधान के अनुसूची हेडिंग, आप जानते हैं कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। वर्तमान में कितना है?
12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अनुसूची एक, मोटा मोटी पहले 12 बोल लेते हैं, उसके बाद टिक लगवा देंगे ना। अनुसूची एक में है 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का चर्चा। अनुच्छेद एक में लिखा है ना कि भारत राज्यों का संघ है, और कौन राज्य के संघ है? 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश के संघ है। उसका जाके सूची देखना है, नाम देखना है, जाकर अनुसूची एक में देख लीजिए। और अनुसूची एक में लिखा है क्या है? तो भारत के सब राज्य का सूची लिखा हुआ है। तब 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का सूची कौन अनुसूची में है? 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का सूची कौन अनुसूची? पहला अनुसूची। क्लियर है? अनुसूची 2 में है वेतन भत्ता। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ता। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ता। वेतन भत्ता समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, वेतन भत्ता। वेतन का मतलब होता है महीना, ये सब नहीं लिखा है? कोई बात नहीं। वेतन का मतलब है महीना का 10,000 मिल रहा चाहे 20,000 मिल रहा, वेतन हो गया। भत्ता का मतलब मोबाइल रिचार्ज करके मिल रहा है। भत्ता का मतलब प्रोटेक्शन गार्ड है। बैटरी देखिए वहां से, बैटरी इसका खत्म हो गया है वो। तो प्रोटेक्शन जो गार्ड है वो आपको मिल रहा है। गाड़ी तेल भरवा के मिल रहा है, पेट्रोल डलवा के मिल रहा है, आवास मिल रहा है, वो सब क्या भत्ता है ना? बैटरी रिचार्ज करके मिल रहा है। तो अनुसूची एक में क्या है? तो भारत 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश का चर्चा कौन अनुसूची में है? पहला अनुसूची में है। क्लियर है? अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ता। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता कौन अनुसूची में? 2 अनुसूची में। और अनुसूची 3 में शपथ। एक में क्या है? 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का चर्चा सूची। 2 में क्या है? वेतन भत्ता। 3 में क्या है? शपथ। 3 में क्या है? शपथ। और 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कौन अनुसूची में? राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन अनुसूची? और 5 में SC ST प्रशासनिक व्यवस्था, माने SC ST का जो अधिसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूची 5। याद रखना, SC ST अधिसूचित क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्था, SC ST प्रशासनिक व्यवस्था कौन अनुसूची? और 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5 में क्या है? SC ST प्रशासनिक व्यवस्था। 6 में क्या है? याद करना, 6 में अत्रि में मी, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। अत्रि में मी भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्रि में मी। कौन अनुसूची? 6। अनुसूची 6 में क्या है? अत्रि में मी। अनुसूची 6 में क्या है? अत्रि में मी, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। 7 में विभिन्न प्रकार का सूची, माने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में क्या है? विभिन्न प्रकार के सूची। 4 में क्या है? सीटों का आवंटन। 5 में क्या है? SC ST प्रशासनिक व्यवस्था, अधिसूचित क्षेत्र का प्रशासन। 6 में क्या है? असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम प्रशासनिक व्यवस्था। 7 में क्या है? विभिन्न प्रकार का सूची, 3 प्रकार का सूची। कौन अनुसूची में? अनुसूची 8 में भाषा, मान्यता प्राप्त 22 भाषा का चर्चा कौन अनुसूची? 8। खाली करना है कि अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। अनुसूची 8 में क्या है? मूल संविधान में तो नहीं ना था, अभी नहीं 12 गो, 8 गो पूरा। 9वां अनुसूची में है पंचायती राज। सॉरी फिर से सुनिए। 9वां अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम या संपत्ति का अधिग्रहण। 9वां अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम या संपत्ति का अधिग्रहण। भाग 9 में पंचायती राज है। ध्यान रखिए, भूमि सुधार अधिनियम में संपत्ति का अधिग्रहण कौन अनुसूची? 9वां अनुसूची। 10वां में है दल बदल। 10वां में दल बदल। दल बदल कौन अनुसूची? 11वां में पंचायती राज। 11वां में पंचायती राज। 12वां में नगर पालिका। 12वां में नगर पालिका। अब 1 में क्या है? 1 में 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का सूची। 2 में क्या है? वेतन भत्ता। 3 में क्या है? 3 में क्या है? शपथ। 4 में क्या है?
राजसभा में सीटों का आवंटन 4 में क्या है? सीटों का आवंटन 5 में क्या है? SC/ST अधिसूचित क्षेत्र है। 5 में क्या है? SC/ST। 6 में क्या है? अत्रि मैमी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। 6 में क्या है? अत्रि मैमी। 7 में क्या है? 7 में क्या है? विभिन्न प्रकार का सूची। 8 में क्या है? भाषा। मान्यता प्राप्त 22 भाषा। 8 में क्या है? भाषा। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। नवा अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संपत्ति का अधिग्रहण। 10 में क्या है? दल बदल। 10 में क्या है? 11 में क्या है? पंचायती राज। 11 में क्या है? 12 में क्या है? 12 में क्या है? हाँ? अब 8 में क्या है? भाषा। और 7 में क्या है? विभिन्न प्रकार का सूची। 11 में क्या है? पंचायती राज। अच्छा। 6 में क्या है? त्रिमेमी। अच्छा। 3 में क्या है? शपथ। 5 में क्या है? SC/ST अधिसूचित क्षेत्र। 2 में क्या है? वेतन भत्ता। 1 में क्या है? 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश। याद हो गया बार हो? चलिए, कसम पूरा हो गया ना? झूठो कसम नहीं खिलाए थे। आइए देखिए। हाँ, अगला पॉइंट में देखिए, फटाफट अब टिक लगाइए। भारतीय संविधान का अनुसूची। पहला अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्य माने 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश 8 क्षेत्र का उल्लेख है। 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का सूची। कौन अनुसूची? 1 में लिस्ट दिया हुआ है। संविधान की 69वां संशोधन कब हुआ था? 69वां संवैधानिक संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मैटर फंसेगा। भारत का दिल्ली राजधानी सर्वप्रथम कब बना था? 1912 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को 1991 में। कमा संशोधन। आगे दूसरा अनुसूची में जो पढ़ेंगे खाली उतना ही। दूसरा अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालय का परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता, पेंशन। वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। वेतन भत्ता पेंशन अनुसूची 3। वेतन भत्ता पेंशन अनुसूची 3। वेतन भत्ता। अच्छा, घबरा रहा है ना? वेतन भत्ता पेंशन कौन अनुसूची? और याद रखना, शपथ 3। 3 मने 3। 3 मने 3। वेतन भत्ता पेंशन 3 गो शब्द है अनुसूची 2 में और 3 गो लेटर का शब्द है। अच्छा, भुलाइएगा ना तो याद रखिए वेतन भत्ता, खाली वेतन भत्ता। कौन अनुसूची? 2। और 3 में क्या? शपथ। ये पॉइंट क्लियर है। तीसरा में आ जाइए। विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ। शपथ की चर्चा कौन अनुसूची में? 3। शपथ की चर्चा कौन अनुसूची में? 3 में। 4 में आ जाइए। कौन राज्य में राज्यसभा का सीट कितना होगा? बंटवारा। विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र संघ शासितों के पास है ना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, माने राज्यसभा में सीट का बंटवारा। कौन अनुसूची? 4। 5वां में आइए। विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र SC/ST क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण के बारे में। कौन अनुसूची? SC/ST। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, अत्रि मैमी, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। अत्रि मैमी के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में कौन अनुसूची? 6। 7 में आ जाइए। केंद्र राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा के बारे में दिया गया है। अनुसूची में सरकार द्वारा टैक्स, कर लगाने अधिकार का उल्लेख है। कौन राज्य सरकार का, कौन संघ सरकार का? इसी अंतर्गत 3 गो सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और कौन अनुसूची में? आगे आ जाइए। जेकरा में पहला तीनों में संघ सूची देखिए।
इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? संविधान के लागू होते समय इसमें कै गो विषय था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 100 विषय है। अब देखिए संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय कौन कौन है। देश की प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है। विदेशी मामला संघ सूची का विषय है। युद्ध और शांति का मामला संघ सूची का विषय है। रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति किसका है? संघ सूची का। 100 गो में इतना हूं नहीं याद रखिएगा तो कौची याद रखिएगा, इसलिए इतना संघ सूची का विषय दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? एक में से 3 गो दे देगा, एक राज्य सूची में के दे देगा। अरे समझ में आगे आ जाइए। इसमें वैसा विषय को शामिल किया जाता है जिसमें केंद्र की भूमिका हो, जो राष्ट्रीय महत्व का हो। राष्ट्रीय महत्व का हो माने जैसे मान के चलिए देश की गरिमा। अब विदेश से मान के चलिए कुछ होगा तो भारत ना बदनाम होगा, खराब होगा तो कि कोई राज्य बदनाम होगा? तो भारत अगर नाम भी होगा तो भारत का नाम रोशन होगा। तो राष्ट्र के महत्व की अगर बात करता हो तो संघ सूची होगा, उसका विषय संसद बनाता है कानून। राज्य सूची आइए, इस सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता? लेकिन अगर राज्य सूची का विषय है और राष्ट्रीय हित में है तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, संसदीय बनाएगा। राज्य सूची का है जरूर लेकिन राष्ट्रीय महत्व का है, कौन बनाएगा? जैसे लोकल मुद्दा हो गया, जैसे बिहार के क्षेत्रीय मुद्दा हो गया, राज्य सूची का विषय है, कानून बनाएगा राज्य का विधानमंडल, बिहार विधानमंडल बनाएगा, कानून बनाएगा ना। लेकिन अगर विषय राष्ट्र का महत्व का हो, कहीं ऐसा क्या है कि राष्ट्र का महत्व हो, जैसे नेपाल से बॉर्डर सटा हुआ, अब बिहार और नेपाल के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, हार गया अगर बिहार, नेपाल वाला कहे कि बिहार को हराए हैं। एगो गांव दूगो गांव के बीच मैच हो रहा है, कहता है कि 11 के हराए, फलानवा गांव के हरा दिए। जो नहीं खेला वो ज्यादा फॉर्म में रहता है, हार गया रे, ऐसे कैसे? जो खेला नॉर्मल रहता है, हार जीत का खेल है, लेकिन ना खेला रहता है ज्यादा फॉर्म में रहता है। तो वही बात यहाँ होगा, माने अगर लोकल है लेकिन राष्ट्र की बात हो तो उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो केंद्र सरकार भी बना सकती है। संविधान के लागू होने समय 66 को विषय था राज्य सूची में, लेकिन अभी क्या है? कहीं खत्म हो गया का, चला गया संघ में शामिल कर दिया, समर्थी में राज्य सूची में शामिल कुछ विषय देखिए। शांति व्यवस्था बनाने के काम केकर है? राज्य सरकार का ना जी। बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखिए, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, लोकल पंचायती राज, नगर पालिका, कृषि, जन स्वास्थ्य, जो आशा उषा महिला वेला सब, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, सब पर कानून कौन बनाएगा? शराब का व्यापार होगा कि ना होगा, कौन बनाएगा? राज्य सरकार। 24 घंटा दुकान खुला रहेगा कि ना रहेगा, कौन बनाएगा? राज्य सरकार। दिल्ली में 24 घंटा शराब की दुकान खुलेगा कि ना खुलेगा, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य बनाएगा। राज्य सूची का विषय हो गया, तब ना केजरीवाल साहब के लिए कर दिया 24 घंटा शराब खुला रहेगा। आइए आ गया। हाँ को जी, अच्छा तीसरी आ गई। कहने का मतलब केजरीवाल वैसा व्यवस्था करके गए हैं, तो नया नया ना मुख्यमंत्री बनी। आप देखिए पॉइंट क्लियर है ना। हाँ आगे देख लीजिए। समर्थित सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। समर्थी में दोनों बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर, अगर विषय एक ही है, केंद्र राज्य दोनों से रिलेट पर सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान होगा। केकर कानून मान होगा? केंद्र सरकार का बनाया गया कानून मान होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाते ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर समर्थित सूची का है और दोनों कोई कानून बना दिया एक ही विषय पर, तो केकर वैल्यू रहेगा? संविधान लागू होते समय समर्थित सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितना विषय है? 52 विषय है। पॉइंट क्लियर है? आगे आ जाइए। समर्थित सूची के प्रमुख विषय देखिए कौन कौन है। समर्थित सूची के प्रमुख विषय में देख लिए कौन? दीवानी माने पैसा कौड़ी, फौजदारी माने मारपीट, कानून और प्रतिक्रिया माने कानून और प्रक्रिया, दीवानी फौजदारी से रिलेटेड जो भी होगा कानून से रिलेटेड, दोनों कोई कानून बना सकता। विवाह तलाक, हाँ शादी करने से संबंधित नियम, तलाक से संबंधित नियम, दोनों बना सकता है। लेकिन तलाक में दोनों कोई कानून बना दिया। राज्य सरकार बना दिया कि 5 बार तलाक कहिएगा तब तलाक होगा, और संघ सरकार बना दिया कि 10 बार तलाक कहिएगा तब तलाक होगा।
क्या रहेगा? 10 बार। अच्छा मान के चलिए केंद्र सरकार कह दिया कि 2 बार तलाक कहिएगा तो तलाक होगा, और आज कहेगा कि 5 बार कहिएगा तो क्या रहेगा? यानी जो गलती रहे चाहे सही रहे, केंद्र सरकार वाला अगर विषय समान हो गया तो, है ना। अभी कितना बार तलाक कहने से कानून समाप्त हुआ है? पहले पहले 3 बार कह देते थे इस्लामिक लोग, कि 3 बार कह देते तलाक तलाक तलाक, तो समझिए तलाक हो गया, खत्म। ऐसे लोग इको माइक में कहीं नहीं बोलता था, उन लोग का माइक हला करे वाला रहता था, जानबूझ के कि मान के चल अगर इको माइक बोलियो रहा तो बड़ा सावधानी से बोलता था। अगर एक बार बोल दिया तलाक, इको माइक में ना गूंज जाता है तलाक तलाक तलाक। अब सामने पत्नी बैठल है तो समझेगी कटिस, इसीलिए नहीं बोलते थे इको माइंड इको साउंड में। देख ली यहाँ शिक्षा कौन सूची का विषय? आर्थिक नियोजन कौन सूची का विषय? बिजली समर्चित सूची का विषय। समाचार पत्र, श्रमिक संघ वही लेबर यूनियन, वन कौन सूची का? समर्थित सूची का विषय है। राज्य सरकार कानून बना दिया कि पेड़ लगाया जाए, केंद्र सरकार बना दिया कि पेड़ काट दिया जाए, काट दिया जाए। अरे समझ में? हाँ, जंगल लगाया जाए, जंगल काट दिया जाए। अगर मान के चलिए राज्य सरकार कह दिया कि जंगल काट दिया, केंद्र कह दिया कि ना लगाया जाए, तो क्या करेगा? जो कहेगा वही रहेगा ना, विवाद होने पर एक एक विषय पर। 8वां अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषा का उल्लेख है। कितना भाषा? मूल रूप से जब 8वां अनुसूची में 14 गो भाषा था, क्या गो था? 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। सिंधी को क्या 15वीं भाषा के रूप में, तो 14 कितना हो गया? 15। फिर 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ और 3 गो भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद रखना नमक। 92वां 1971 में क्या याद रखना है? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 15 और 3 18। बाद में 2003 का 92वां संशोधन याद रखना है, बोडमास। क्या याद रखना है? बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 18 उच्चार। तो 92वां संशोधन 2003 में बोडमास यानी 4 गो भाषा, तो 18 उच्चार कितना हो गया? तो 92वां 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में कितना मान्यता प्राप्त भाषा? अब बताइए, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषा थे? 14 14 14 14। 15वां कौन? सिंधी को कहां संशोधन में जोड़ा गया? 21वां संशोधन 1967 कई भाषा के रूप में। बाद में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक कैवा संशोधन? तो 15 और 3। बाद में बोडमास कैवा संशोधन? बोडमास कैवा संशोधन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 92 2003। क्लियर है? तो कै गो हो गया? 22 गो। आगे देख लीजिए, बाकी हम लोग भाषा कौन कौन है 22, उसका चर्चा राजभाषा आयोग के समय वहां हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग का टॉपिक है कि कौन कौन भाषा को मान्यता मिला है। 9वीं अनुसूची आ जाइए। 9वां अनुसूची मूल संविधान में ना 8 गो ना था, यानी संविधान में यह अनुसूची पहला बार संशोधन किया गया। कब? 51। कहता है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? माने उतना मेहनत से बनाया गया संविधान में पहला बार संशोधन किए। कब? 1951 में। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण, आगे देख लीजिए, और क्या, भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया है। भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति का अधिग्रहण कौन अनुसूची? 9वां अनुसूची में जोड़ा गया। कैवा संशोधन? पहला संशोधन कब? 1951। जैसे था कि पहले राजा के पास कोई नवाब है, कोई राजा है, तो 100 बीघा जमीन है, तो वो अपना रखले रहेगा, चपले रहेगा सब।
अब आजाद हो गया। जौन जौन खेत किसान खेती हल चला रहा था, कहा कि भाई आप लोग ग्रहण कर लीजिए, जमींदार थे वो, लेकिन आप ग्रहण कर लीजिए, आप हल चला रहे हैं, आपका भी आजादी है, खाली राजे थोड़े आजाद हुए हैं। संपत्ति का अधिग्रहण सरकार कर लिया। वही अधिग्रहण ब्रिटिश हुकूमत भी अधिकार बहुत प्रॉपर्टी का किया था, जो रेलवे उलवे बिछाया हुआ, अभी भी रेलवे की जो जमीन है ना, सब अधिग्रहण करल है ना। जहाँ जहाँ अधिग्रहण कर लेता सब राजा नवाब सबसे, वो सब रेलवे का जमीन अभी है, अधिग्रहण है ना। तो ब्रिटिश अधिग्रहण कर लिया है। तो उसी प्रकार से संपत्ति का अधिग्रहण करने का क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, उल्लेख है कौन अनुसूची में? नवा अनुसूची। आगे आ जाइए। इन नोट इसका जरूरी ना है, कारण कि पहले था कि न न्यायालय में लागू करेगा, फिर हो गया कि करेगा, तो कोई जरूरी ना है। 10वां अनुसूची, संविधान का कैवा संशोधन कब हुआ? 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है कि अगर कोई जदयू का उम्मीदवार है, अब जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, बीजेपी में मिल गया, तो उसका सदस्यता समाप्त होगा। यही बात कौन अनुसूची में व्यवस्था है? तो दल बदल से संबंधित विधि का नियम का उल्लेख है अनुसूची 10। 11वां अनुसूची, आगे हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, मिलेगा आगे। अभी है क्या 11वां अनुसूची? 73वां संवैधानिक संशोधन कब जोड़ा गया? इसमें क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज आगे हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, खाली समझना कि 11वां पंचायती राज क्या को विषय दिया गया? 29 को विषय दिया गया। जैसे नगर पालिका, गांव के नली साफ होगा, है ना, और नहर साफ होगा, छठ घाट पर बढ़िया से साफ सफाइया होगा, मरेगा नरेगा सब जितना काम उम करेगा, सब के कर है 29 को विषय पंचायती राज के है ना। सब पर मुखिया जी का प्रभावी रहेंगे, इंदिरा आवास वास बनवाएंगे, देख देख के कौन करवाएंगे? मुखिया जी। तो कहे का मतलब है कि 29 को विषय दिया गया है ना। 12वां अनुसूची, संविधान के कैवा संशोधन कब? इसमें शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन संस्था का काम करने के लिए 18 विषय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत 74वां संशोधन 1993 में कै को काम करने के लिए विषय दिया? 18 को विषय। वे गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो सब कूड़ा फेंकिए, तो व्यवस्था होगा। यहाँ नाला जाम लग गया, साफ होगा। किसी का नाली नहीं निकल रहा, साफे नहीं हो रहा, नगर पालिका के काम है। सोलर प्लेट लगवाएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाएगा, लाइटवा वाला रोड के किनारे किनारे, सबके घर विषय है नगर पालिका। शहर में बड़ा मुश्किल होता होगा, सवेरे सवेरे नाली जाम लग गया, चल गया वार्ड सदस्य के पास, देखिए ना नालिया नहीं साफ हो रहा। और वार्ड सदस्य मान के चलिए महिला है तो और समस्या, उठ के पति के मुंह देखे से पहले नाली का मुंह देखे पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, आपको करना पड़ेगा ना जी। आपको 18 का विषय दिया गया है, आप यहाँ जन प्रतिनिधि हैं, जन सेवक हैं, जन कल्याणकारी आदमी है, आपको करना पड़ेगा। मतलब 18 का विषय नगर पालिका में, नलिया साफ करवाए 1000 में, वो निकाल लिए 1 लाख, 90,000 नाली दिखाई। मुंह दिखाई के बदला में नाली दिखाई, कितना हो गया? 90,000। आइए आगे, 1,000 लगा ना, तो 99,000। आगे देख लीजिए, क्लियर है पॉइंट? आगे देख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? कहां से कहां अनुच्छेद है? 1 से 4 पढ़ेंगे आगे हम लोग। 1 से 4 क्या क्या है? भाग 2 में क्या है? कहां से कहां अनुच्छेद? भाग 3 में क्या है? कहां से कहां अनुच्छेद? भाग 4 में क्या है? कहां से कहां अनुच्छेद? भाग 4 के कौन में क्या है? कौन अनुच्छेद? भाग 5 में क्या है? कहां से कहां अनुच्छेद? संघ क्या है, कैसे, सब पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग। भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में पढ़ेंगे, 152 से 200। आगे देखिए, भाग 9 में आ जाइए डायरेक्ट। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज, 243 समझिए, क से न। भाग 9 के क में क्या है? त य छ, 243। भाग 9 के ख में क्या है? खाली है। आगे देख लीजिए, सब नहीं जरूरी है। भाग 12 बीत संपत्ति, क्यों? 300 के क के लिए ना,
संघ और राज के बीच संबंध खाली 11 भाग याद इधर। संघ राज के बीच संबंध कौन भाग? 11। आगे देख लिए 13 ना 14 ना 15 में आ जाइए ना मन बसो। काल मंडरा रहा है जजमान, सोच लीजिएगा। देख रहे हैं ना कैसे कर रहा है उसका, बताइए लिखल है आ जाइए विधि से। तो लग रहा है कि मने कौन दर्शन के प्रवर्तक है? हाँ कौन दर्शन में है कि नियति को ही मानता है सब कुछ? चावाक दर्शन मानता है। चावाक दर्शन मानता है ना कि कर्जा में ही खाए लेकिन दाल भात भुजिया सलाद पापड़ रोटी सब कुछ खाए, वो चावाक दर्शन है। जो बिंदुसार जो था ना आजीवक संप्रदाय के था। आजीवक संप्रदाय मानता है कि नियतिवाद है, कि मछिया के लिखल है कि यह विधि से जाएगा। नियतिवाद है, नियति है, तय कर दिया। आजीविक संप्रदाय वाला कहता है ना गया रूम पर मार लिया, आप चिकन बना के रखे थे और तैसे ही पहुंचा, कहा जी कुछ बना है का, और हिलिए नहीं रहा वहां से। बतिया रहा सब बतिया एक बात ओकर बात निकाल दे, और आप वेट करें कि ढकले के रखले हैं कि देख न ले देख न ले, और बैठल है से बैठल है। तो आपको लग रहा कि अब जाएगा तो खाएंगे, अब जाएगा तो खाएंगे, लास्ट में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ढकनवा उठाए तो वो देख लिया एकदम, वो तो एकदम खुश हो गया कि अच्छा दिन पर आए थे ना। और खाते समय मार लिया लेग पीस अब, और कह रहा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम। यानी नियति तय है, आजीविक संप्रदाय के लोग है। तो मछिया जाएगा आज। देखिए आगे राजभाषा कौन भाग में? 17 में। कौन अनुच्छेद? भाग 18 अपादुपन। कहां से कहा? भाग 20। कौन? इतना ही भाग का अनुच्छेद याद रखना आपको, ठीक है। देशी रियासत का बिल पढ़ चुके थे ना, संघ उसका राज क्षेत्र आज पढ़े हैं। संघ उसका राज क्षेत्र ज्यादा लग रहा है ना, हाँ थोड़ा सा ही पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। संघ उसका राज क्षेत्र छोटा छोटा सा टॉपिक है, फिर आगे पढ़ेंगे ना हम लोग। देखिए भारत राज्यों का संघ है, पढ़े थे ना अनुच्छेद 1 में कह दिए थे पहले ही बिना पढ़े ले, जिसमें कई गो राज्य है? 8 संघ शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली मिला दिए ना दमन द्वीप के साथ, तो राजधानी कहाँ हो गया? दादर नगर हवेली दमन द्वीप कब मिला? 26 जनवरी 2000। दादर नगर हवेली दमन द्वीप मिलकर राजधानी दमन हो गया है। अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कौन अनुच्छेद में? भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश का सूची। भाग 1 में क्या है? भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुसूची 1 में क्या है? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश का सूची। आगे देख लीजिए अनुच्छेद 2, संसद को विधि द्वारा जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश की शक्ति प्रदान की गई है। जितना पढ़ेंगे उतना ही, ये सब की शक्ति प्रदान की गई, ये सब ना। संघ में नए राज्य का प्रवेश कौन करेगा? संसद। कौन अनुच्छेद के तहत? जैसे श्रीलंका को अगर भारत में मिला लेना, संघ में नए राज्य का प्रवेश कौन करेगा? संसद। कौन अनुच्छेद? 2। समझ आ रहा? कह रहा है संघ में नए राज्य का प्रवेश संसद करता, अनुच्छेद 2। आगे देख लीजिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्य का गठन निर्माण। नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में उस सीमा में नाम में परिवर्तन संसद करता है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? भाग 1 संघ उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का सूची। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद संघ में नए राज्य का प्रवेश। कौन अनुच्छेद? 2। और 3 में क्या है? राज्य का स्थापना, निर्माण, भौगोलिक सीमा परिवर्तन। कौन अनुच्छेद? 3। कौन कर सकता है?
बिहार का नाम बाहर करना होगा, कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? 3 में। बिहार से एगो नया राज्य मिथिला बनाना है, कौन अनुच्छेद? हाँ, 3। नया राज्य का गठन 3। नाम परिवर्तन बिहार से बाहर 3। बिहार झारखंड के बॉर्डर और कुछ मिला लिया 3। लेकिन संघ में 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का भारत संघ है, संघ में नया राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2। 1 2 3 तीनों अनुच्छेद क्लियर। 4 5 लगातार हम बोल देते हैं इधर, ये दिया नहीं लुसेंट, लेकिन याद कर लेना अभी हम अपना मने से एकदम। अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन कर रहे हैं वो साधारण संशोधन होगा, अनुच्छेद 4 में क्या है? 2 और 3 में किया गया संशोधन साधारण संशोधन होगा, अनुच्छेद 4। 2 में संघ में नए राज्य का प्रवेश किए, 3 में नाम परिवर्तन किए, सीमा परिवर्तन किए, संघ में नए राज्य का प्रवेश, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, भौगोलिक गठन, सब साधारण संशोधन होगा, अनुच्छेद 4। 5 में संविधान लागू होने के बाद नागरिकता, संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता का प्रावधान कौन अनुच्छेद? संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कौन अनुच्छेद? यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय से नागरिकता का व्यवस्था, अनुच्छेद 5। 6 में है पाकिस्तान से भारत आए नागरिक से संबंधित नागरिकता, कब से? 26 जनवरी 1950 के बाद। 26 जनवरी 1950 के बाद पाकिस्तान से जो भारत आए उनसे संबंधित नागरिकता का प्रावधान। कहीं कैसे आए सर? जैसे मान के चलिए दंगा हो गया था 48 में, जब देश आजाद हुआ 47 में, तो 48 वाला भयानक दंगा हुआ। दंगा हुआ तो किसी का पापा यहीं रह गए, मम्मी भाग गई पाकिस्तान एरिया। और दंगा में कोई देखता किधर जा रहे हैं? किसी का मौसा यहाँ रह गए, मौसी उधर चल गई, तो इधर उधर चल गया, तो हुआ कि भाई अब माहौल शांत हुआ, देश में संविधान बन गया, कानून बन गया, लोग डरने लगा। अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो आइए, आपसे संबंधित क्राइटेरिया क्या होगा, कौन अनुच्छेद में है? 6। तो पाकिस्तान से आए नागरिक से संबंधित नागरिकता का प्रावधान 6। और 7 में भारत से पाकिस्तान गए नागरिक से संबंधित नागरिकता 7। अब मान के चलिए किसी का, मान के चलिए मौसा वहां चल गए थे, तो मौसी यहाँ भी छूट गई होगी, आज तो हो गया था। अब मौसी यहाँ छूट गई, किसी के पिताजी वहां चल गए तो पुत्री यहीं रह गई। तो भारत में जो रह गए तो भाई 26 जनवरी 1950 को संविधान बन लागू हो गया, तो कानून बन गया सख्त एकदम, कुछ नहीं इधर उधर हिलेगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। तो भारत से पाकिस्तान जो जाना चाह रहे हैं, बागर से पाकिस्तान गए, नागरिक से संबंधित क्या प्रावधान क्राइटेरिया होगा, अनुच्छेद 7। मान के चलिए दंगा में इधर उधर हो गया, पूरा सब मार काट हो रहा, अब ट्रक सामने देख लिया ललटेन लेके जा रहा सकीना को सनी देओल, अब देख लिया सनी देओल सकीना को ट्रक ले ललटेन ले ली एकदम, तो उसके बाद जो है सो कि दौड़ा दौड़ा के भाग रहा बचावेला, भारत वाला मार रहा, दंगा फसाद हो रहा था ना, मार रहा था, कह रहा कि तुम दूसरा कोई के संरक्षण दे रहा, तो चकुया से काट के कहा कि अब लोग हो गया ना सिकवी, हो गया था ना। तो बच अब सकीना भारत से पाकिस्तान गई तो कौन अनुच्छेद? हाँ, सकीना। अगर उसका अबू यहीं आ जाते तो, अगर अमरीश पुरी आके यहीं रहना चाहता तो कौन अनुच्छेद? हाँ, 6। और सकीना गई तो 7। क्लियर है? तो भारत से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत आए नागरिक से संबंधित नागरिकता 6, और भारत से पाकिस्तान गए नागरिक से संबंधित 7। हाँ आगे देख लीजिए, कोई बात नहीं, सानिया मिर्जा दूसरा बात है आगे देख लीजिए, कहे का मतलब 8 में क्या, 8 जान जाइए, भारत का वैसा नागरिक जो वर्तमान में विदेश में रह रहा, उससे संबंधित नागरिकता कौन अनुच्छेद? 8। आपको 1 से लेकर 8 तक पूछेंगे। वर्तमान में भारत का वैसा नागरिक जो विदेश में रह रहा, भारत का कोई नागरिक लगातार 7 साल तक बिना उद्देश्य से नहीं विदेश में रह सकता, उससे ज्यादा उद्देश्य से रह सकता है। जैसे साइंटिस्ट है, जाइए भाई रहिए, कोई बात ना है, कोई कोर्स ले लिए हैं 10 साल के, रहिए कोई बात ना है, बिना कोई उद्देश्य के पासपोर्ट वीजा के 7 साल से ज्यादा के बाद अगर आ गया, नागरिकता समाप्त। तो भारत के वैसा नागरिक जो विदेश में रह रहा, उससे संबंधित क्या क्या क्राइटेरिया? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 1 में क्या है? 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में नए राज्य का परिवेश, 3 में नाम राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, भौगोलिक गठन, 4 में
दो, तीन में संशोधन, साधारण संशोधन। पांच में 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता। 6 में पहले आए। 7 में गए तब गए। 8 में गए तो रहले रह गए। पहले आए फिर गए, गए तो रहले रह गए। रहले रह गए कौन अनुच्छेद रखा जाए नहीं। आगे की चर्चा अगला क्लास में करेंगे।